हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज वीकली करंट अफेयर में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे डेली करंट अफेयर सेशन के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होती है। तो इसका एक समग्र सीरीज जो एक वीक में जो आती है, यानी वीकली करंट अफेयर। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हाइड्रोजन पावर ट्रेनसेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहाँ पे किया गया है? तो ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच किया गया और रेल मंत्रालय यानी इसके मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। इसके निर्माण के बारे में समझ लीजिए, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत में चेन्नई में स्थित है। अडानी पोर्ट्स हाल ही में भारत के पहले पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज कहाँ संचालित किया गया? तो ये दीघा और गोपालपुर में, दीघा पश्चिमी तट पर और गोपालपुर पूर्वी तट पे, दोनों अनिश्चितकालीन यानी आपातकालीन स्थिति में बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाया गया है। बेसिकली आज के हालात देखते हुए कच्चे तेल और गैस के किल्लत के चलते, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण बड़ी समस्या से जूझ रही है कई से देश। तो आपातकालीन स्थिति में स्टॉक यानी डंप रखने के लिए, स्टॉक रखने के लिए ये पोर्ट्स को तैयार किया जा रहा है। तो ये दोनों पोर्ट्स, एक दिग्घी पोर्ट, दीघा ने दिग्घी, ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के आसपास, और पूर्वी घाट पे गोपालपुर है। प्रतिवर्ष 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया में, चाहे यूनाइटेड नेशन के कई ऐसे संस्था हो, चाहे यूएनडीपी हो, चाहे आईपीसीसी, क्लाइमेट चेंज हो, कई सारे ऐसे संस्थान जो क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन की दिशा में कई ऐसे कार्यक्रम चल कर रहे हैं। तो उसमें 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में, यानी जो वेस्ट है उसको कैसे रिड्यूस या रिसाइकल करके कई 4 चरण में उसको डिवाइड करके उसे रिजॉल्व किया जाए। तो 30 अप्रैल के इस वर्ष के थीम जो था वो टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। तो बेसिकली जो फैशन में, यानी जो फैशन और टेक्सटाइल में इसका अपशिष्ट को जीरो किया जाए। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके आसपास, क्योंकि नदी के किनारे होता है और नदी किनारे होने के कारण कई सारे ऐसे जो अपशिष्ट के रूप में नदियों में छोड़े जाते हैं या बाहर कचरा छोड़ा जाता है, तो उसका अपशिष्ट शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने तुसुंगा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किस देश के साथ 445 करोड़ का अनुबंध किया है? आज की दुनिया यानी पूरी दुनिया किस पे टिकी हुई है? हम लोग चूंकि डिप्लोमेटिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक पे दुनिया नहीं है। अमेरिका ने इस साल के पूरे सिनेरियो में बताया कि कैसे युद्ध में डिप्लोमेसी को पीछे छोड़कर युद्ध की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, कैसे दबदबा बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा तुसुंगा वायु रक्षा प्रणाली यानी मिसाइल खरीदने के लिए, ये बेसिकली अमेरिका के बोइंग कंपनी से, साथ ही अमेरिका के, ये रूस के साथ, क्योंकि मेरा समझौता जो रक्षा समझौता रूस के साथ हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने अमेरिका को भी बैलेंस करना पड़ता है। और ये बैलेंस कैसे होता है? जैसे अमेरिका के बोइंग कंपनी के साथ P-8I और विमानों को रखरखाव के लिए 413 करोड़ का अलग से समझौता किया गया है, ताकि दोनों स्टेबलाइज हो, यानी दोनों चीज़ों से डिप्लोमेटिक और कोऑर्डिनेट हो, क्योंकि रूस हमारे पुराना मित्र है और अमेरिका को हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2026 में पुरुष वर्ग में अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? तो प्रिंस दीप सिंह, और महिला वर्ग में साक्षी राणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पुरुष में प्रिंस दीप सिंह और महिला वर्ग में साक्षी राणा ने जीती है। मार्च 2026 में आरबीआई के नियामक निर्देशों का उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 95.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा? तो आरबीआई के द्वारा, जैसे सेंट्रल आरबीआई के द्वारा कोई ऐसे शर्त यानी उसके जो क्राइटेरिया में अगर आप उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना लगाता है, बड़ा हैवी ड्यूटी में जुर्माना लगाता है। तो उसमें से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगभग 95.40 लाख करोड़ का जुर्माना, 40 लाख का जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई ने सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर क्रमशः 63 और 58 लाख रुपए का भी जुर्माना, और कई सारे बैंक हैं जिन पे जुर्माना लगाया गया है। बेसिकली हम लोग यहाँ समझते हैं कि आरबीआई और बैंकों के बीच कई सारे रिलेशन होते हैं। उनमें से आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। आरबीआई का क्या काम है? तो आरबीआई का काम है महंगाई को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना, रेपो रेट लागू करना, रिवर्स रेपो रेट लागू करना, बैंक रेट निर्धारित करना, बैंकों की जो कैश फ्लो है उसके स्थिरीकरण करना, यानी स्टेबल करना, जिसमें सीआरआर और एसएलआर जैसे हो जाते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट टेबल है, उनमें से हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्राइमरी कार्य है आरबीआई का, उनमें से मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी भारत में महंगाई दर को कंट्रोल करता है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 2026 में विजेता कौन रहा? तो इसमें किमी एंटोली ने इसमें विजेता रहा। इस दौड़ में 4 बार के विश्व विजेता मैक्स
स्टेपिन 8वें स्थान पे है। यानी पूरी दुनिया में एक कहावत है कि जब आप कभी शीर्ष पे रहते हैं, यानी सफलता की ऊंचाई पे रहते हैं, तो जब आप पीछे आते हैं तो उसके स्थान का भी तुलना किया जाता है। तो अभी जो 4 बार के विश्व फार्मूला विजेता जो रहे हैं, उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपेन। ये अभी 8वें स्थान पे आए हैं। तो खेल है, सब खिलाड़ी अपने-अपने मेहनत के बल पे आते हैं और आगे बढ़ते थे। इस वर्ष जो फार्मूला रेस यानी 2026 में जापान में आयोजित की गई थी, इसमें जो जीता वो किमी एंटोली। आगे हम लोग 31 मार्च और 1 अप्रैल के करंट अफेयर को एक साथ देख लेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ने 31 मार्च को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? ये अपॉइंटमेंट से हैं, नियुक्तियां से हैं, तो इंपोर्टेंट है। ये चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 कब से लागू होंगे? तो ये आगामी 1 अप्रैल 2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो नियम है वो 1 अप्रैल से ही लागू हो चुका है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्राप्त हुई नई एंटी सबमरीन वारफेयर शिप जिसका नाम अग्नेय है। तो अग्नेय ये नौसेना में एंटी सबमरीन शिप है, वारफेयर शिप है, यानी जब युद्ध में जो सामने वाला जो सबमरीन है उससे प्रतिघात करने यानी उसको नष्ट करने के लिए हमारे पास भी एक अग्नेयास्त्र है। तो इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जैन इतिहास के समर्पित सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? ये कोबा गुजरात गांधीनगर में इसके उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है। तो जैन यानी जैन दर्शन भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है। तो चूंकि जैन आज पूरे दुनिया में ही नहीं, पूरे दुनिया तो एक कहा जाए तो एक बड़े जो ग्लोबल लेवल पे उसके बारे में नहीं चर्चा करते, लेकिन भारत में उनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक में यानी अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के है अपने जनसंख्या के हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, कोबा गांधीनगर गुजरात में। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा भारतीय खिलाड़ी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से घोषित किया गया। यानी पिछले वर्ष का जो ईयर ऑफ द पैरा आर्चर यानी दिव्यांग खिलाड़ी में जो इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हुई वो शीतल देवी जो पैरा आर्चर के खिलाड़ी हैं उन्हें 2025 का ईयर ऑफ द पुरस्कार दिया गया है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए? तभी हमारे देश में आईपीएल का सीजन चल रहा है और आईपीएल देश का सबसे बड़ा लीग में से एक आता है। तो सुनील नारायण का नाम, यानी नारायण उनको बोलते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, भारतीय वेस्ट इंडीज हैं। इन्होंने 190 मैच खेला और जो विदेशी प्लेयर के रूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए। कभी इंजर्ड ही नहीं होते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, बहुत कम इंजर्ड, उसमें से सुनील नारायण। और कहा जाए तो ये बेसिकली कोलकाता के तो जान है, ओपनिंग करने आते हैं, बॉलिंग करते हैं, बेहतर से बेहतर। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद संस्थान को 13 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए एआई के साथ समझौता किया है। किस एआई के साथ? तो अनुवादनी एआई है। इसके साथ आयुष मंत्रालय के द्वारा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में यानी 13 लोकल लैंग्वेज में समझौता किया गया है। अब उनमें उपलब्ध होगा। ये भारत का एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का, जिसमें आयुष मंत्रालय के द्वारा संजीवनी योजना या संजीवनी दवाखाना करके कई सारे ऐसे मेडिसिन को उपलब्ध कराया गया है जो किफायती कीमत पे भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कई जगह पे सेंटर है। तो इसी के संदर्भ में एआई अनुवादनी की शुरुआत किया गया है, जो डिजिटल होने का एक भारत का उदाहरण है। इसमें 13 लोकल भाषा में जो आम आदमी खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये याउंडे कैमरून अफ्रीकी देश है, उसकी राजधानी है याउंडे, वहां पे संपन्न हुआ था। कैपिटल भी याद कर लीजिए, और कैमरून अफ्रीकी देश है। ग्रामीण विकास विभाग के नए सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति यानी किसे नियुक्त किए गए हैं? रोहित कंसल को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नासा ने चंद्रमा के लिए पहले मानव मिशन का नाम क्या रखा है जिसकी लॉन्चिंग चर्चा में है? तो आर्टेमिस 2 ये नासा के द्वारा आगामी लगभग 54 वर्षों के बाद ऐसा अंतरिक्ष यान भेजा जा रहा है, यानी अपोलो 17 के बाद अब नासा फिर से अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पे मानव को भेज रहा है। बेसिकली ये 10 दिन का कार्यक्रम था और इसमें जो रॉकेट जो SLA यानी सबसे शक्तिशाली रॉकेट के तौर पे लगाया था, 4 यात्री हैं जिनमें 3 अमेरिकी मुल्क के और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री। 10 दिनों का है जो चांद के चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पे आ जाएगा। ये आर्टेमिस 2 और इसमें जो SLA रॉकेट, इसके बाद ओरियन कैप्सूल लगाया गया है, जो कैप्सूल जो चंद्रमा के चक्कर लगाकर उसमें ऑब्जर्वेशन करके उसकी फोटो खींचकर जो पृथ्वी पे भेज रहा है, उसका ओरियन कैप्सूल नाम है।
ये 2022 से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। आगामी भी प्रोग्राम जो 2027 और 28 में है, 28 में चंद्रमा पे एक अंतरिक्ष यान यानी इसका जो फोर्थ चरण होगा जो 2028 में होगा, वो चंद्रमा पे एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मंगल ग्रह पे भी ऐसे मानव निर्मित रॉकेट भेजने के प्रयास में नासा है। 1 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में यानी उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 26-27 की शुरुआत के साथ ही आज से आयकर यानी इनकम टैक्स का विकल्प प्रभावी हो गया था। न्यू टैक्स स्लैब 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में आज किसने पदभार संभाला? तो विक्रम मिस्री के रूप में पदभार संभाले। इनसे पहले विजय मोहन क्वात्रा स्थापित थे। अब उनके बाद विक्रम मिस्री होंगे विदेश सचिव। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया के नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ के रूप में यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इंदिरा नुई थी और इसके बाद जागृत कोटेचा आए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज आज से नियमित पर्यटन ट्रेनों के लिए चर्चा में है। ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है और ये एक ऐतिहासिक है जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाले स्थिति में, जिसको हम लोग चेनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं। 2 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, 2 अप्रैल को दुनिया भर में कौन सा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? ये सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी। तो ये इंडोनेशिया में आई थी और इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे के हॉस्पिटल में जब भूकंप आया तो बच्चे जो वहाँ पे जो ड्यूटी में नर्सें थी वो बच्चे के लेकर किस तरह से एक भावनात्मक वीडियो आया था, तो आप लोग सभी देखे होंगे। तो ये इंडोनेशिया में 7.4 रिएक्टर के भूकंप आया था। भारत में भी कुछ हिस्सों पे भूकंप का झटका देखा गया था और ये जैसे पूर्वोत्तर भारत या फिर अंडमान निकोबार द्वीप चूंकि सटा हुआ द्वीप है। 2 अप्रैल को भारत में धार्मिक उत्सव के रूप में हनुमत जयंती या हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि की यानी कितनी कीमत वृद्धि की गई? प्रतिशत के हिसाब से अगर आप अलग से जोड़िएगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो कीमत है अभी चूंकि वर्तमान में क्राइसिस है, ये कॉमर्शियल में लगभग 200 रुपये यानी 195.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये कुछ दशक यानी कुछ 10 सालों या इससे बेसी समय में सबसे अधिक कीमत की वृद्धि की गई है। ये एक रिकॉर्ड के रूप में है। रूस के कौन से शीर्ष नेता रक्षा वार्ता के लिए दिल्ली पहुंचे थे? तो उनके उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ये भारत आए थे, क्योंकि अभी जो ईरान की संकट है जो पूरे दुनिया में इसके असर देखा जा सकता है। आगामी भारत में आने वाला जो फसल का सीजन यानी मानसून का सीजन है, उस समय महंगाई हो सकता है इस युद्ध पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ तेल यानी कच्चे तेल और एलपीजी ही नहीं, भारत के व्यापारिक रास्ता है। भारत यहाँ से सामान भी अरब देशों को भेजता है, यहाँ तक कि यूरोप में भी इस रूट से सामान अपना भेजता था। और इस रूट से सबसे महत्वपूर्ण जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर रूट में से एक है। और ये फर्टिलाइजर रूट अगर बाधित होता है तो आने वाले आगामी जो मानसून है उसमें खरीफ फसल पे बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इजराइल हमले में बेरूत में मारे गए हिजबुल्ला के वरिष्ठ कमांडर यूसुफ हासिम, इनका नाम है यूसुफ हासिम। आईपीएल 2026 में 2 अप्रैल के किन 2 टीमों के बीच मुकाबला निर्धारित है? तो ये उस दिन केकेआर और एसआरएच के बीच खेला गया था। धीमी ओवर के कारण यानी स्लो ओवर रेट के कारण पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया था, यानी लेट ओवर के चलते। उसमें एक टाइमिंग होता है जिसके अंतर्गत आपको ओवर को कराना है, तो उससे भी लेट होगा तो आप पे फाइन लगेगा। किस टीम के एशियाई स्क्वैश महासंघ यानी एएसएफ टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम को एशियाई स्क्वैश महासंघ की तरफ से टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 3 अप्रैल के करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोग रिवीजन करते हैं क्विक रिवीजन के रूप में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरके माथुर सिडबी के नए अध्यक्ष और सीएमडी होंगे। वर्ष 2025 के वरिष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार किस मलयालम लेखक को देने की घोषणा की गई है? तो
इस वर्ष यानी 2025-26 के ज्ञानपीठ पुरस्कार एम मुकुंद, ये मलयालमी लेखक हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई। यानी भाग्य लक्ष्मी योजना आगामी चुनाव के कारण अब 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हाल ही में WTT यानी फीडर वर्जिन क्रोएशिया में महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी, तो ये मनिका बत्रा यानी टेबल टेनिस की भारत की खिलाड़ी मनिका बत्रा, ये WTT फीडर वर्जिन यानी टेबल टेनिस का मैच है, उनमें एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी। भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ अपना डिजिटल भुगतान गेटवे लिंक करने वाला नया देश कौन सा बना? तो ये मालदीव के साथ हम यूपीआई के साथ भी समझौता कर चुके हैं, क्योंकि मालदीव पड़ोसी देश है और मालदीव के और भारत को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। अभी हाल ही में जो मालदीव की तरफ से एक सूचना आई थी उनके राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि भारत के कई सारे इन्वेस्टमेंट है, भारत की सेना है, उनके सेना के साथ जो रक्षा साझेदार के रूप में है, तो 1 मई तक ये डेट निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीय सेना वापस आ जाएंगे। भारत और मालदीव के बीच अभी वर्तमान में रिश्ते में खटास है और बेसिकली कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो राष्ट्रपति मोइजू का चीन की तरफ नजदीकी झुकाव। भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नियुक्त हुए हैं। सिक्किम के पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर सिक्किम का एक हवाई अड्डा है, जो पाकयोंग हवाई अड्डा पहले था, अब त्रिलोचन पोखरेल के नाम से जाना जाएगा। भारत के स्वदेशी 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP4 इसका नाम है, कहाँ पूरी क्षमता के साथ संचालित होना शुरू किया? काकरापारा, गुजरात में। 3 अप्रैल 2026 को कौन सा देश 2026 के अंत तक पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य घोषित करने वाला पहला देश बना? तो ये फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो 2030 तक कार्बन न्यूट्रल फ्री करने का लक्ष्य था, लेकिन वर्तमान समय में अपने जो समय वर्ष है उससे कम कर 2026 ही रखा, क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ये देश जो है ये पर्यावरण के प्रति इतनी जागरूक है, चाहे हर कोई चीज़ डेवलप नेशन में से एक है और वहाँ पे कार्बन फ्री से लेकर कई सारे ऐसे अल्टरनेटिव ऊर्जा पे चले गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। भारतीय नौसेना ने अरब सागर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नेटवर्क का दूसरी चरण सफलतापूर्वक तैयार किया? तो ये कोस्टल रडार नेटवर्क, यानी जो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्रों में रडार नेटवर्क को मजबूत किया, जिसके चलते हमारी सुरक्षा और मजबूत हुई। 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट के कितने करोड़ का सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया है? क्योंकि हमने पीछे चर्चा किया कि आज की दुनिया में जो पावरफुल यानी मिलिट्री पावर में, एयर डिफेंस में और वायुसेना में जो पावरफुल है वही देश पावरफुल है। तो भारत में जो डिफेंस एक्सपोर्ट यानी बाहर से जो जितने सामान हम लोग निर्यात करते हैं, चाहे रसिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ये जो हमारे रक्षा साझेदार के रूप में महत्वपूर्ण देश में से एक है। तो अभी वर्तमान में हम लोग लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% तक वृद्धि की गई और उसमें 38,424 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर तक आ गया। हाल ही में पारित पुनर्गठन विधेयक 2026 के अनुसार किस शहर को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी बनाई गई? क्योंकि पिछले सरकार के द्वारा ये स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं बताई गई थी, ये 3 राजधानियों के रूप में पेश किया गया था, जिसमें विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती को। लेकिन नए सरकार के आने के बाद यानी चंद्रबाबू नायडू के सीएम बनने के बाद 2026 में पुनर्गठन विधेयक पेश हुआ, जिसके चलते अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में ऑथराइज यानी ऑफिशियल रूप से घोषित कर दिया गया। गुजरात के खवाड़ा में स्थापित किए जा रहे नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की क्षमता ये 4.5 गीगावाट क्षमता है, ये नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWC का नाम क्या है? तो ये मालवान यानी INS मालवान के रूप में ये एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर C श्रीनिवास राव को प्रोफेसर स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। अप्रैल जून 2026 के जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर क्या निर्धारित की गई है? तो 8.2% ब्याज दर निर्धारित की गई है। हाल ही में MLA ट्रैक पोर्टल किस सरकार के द्वारा विधायकों के
गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये केरल के सरकार के द्वारा एमएलए पोर्टल ट्रैक पोर्टल के नाम से एक लॉन्च किया गया, जो उसकी सार्वजनिक क्रियाकलापों को ट्रैक किया जा सकता है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति को ट्रैक करने के लिए कौन सा नया टूल्स का निर्माण किया है या टूल्स लॉन्च किया है? तो ये एसडीजी डैशबोर्ड, यानी किसी भी देश के अंदर जो राज्य बने हैं उनके द्वारा जो एक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य यानी 14 गोल, जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्ति की ओर क्या क्या उद्देश्य और योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके लिए एक टूल्स का लॉन्च किया जो सतत विकास लक्ष्य को देखने के लिए एसडीजी डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक यानी विदेशी बैंक को आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो एमराट एनबीडी बैंक में आरबीएल कंपनी को लगभग 60% शेयर खरीदने की मंजूरी आरबीआई ने दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार कितने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पाद पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है? क्योंकि ईरान यानी हार्मुज टेंशन को देखते हुए जो सीमा से व्यापार होने वाले हैं उस पर लगभग 40 ऐसे उत्पाद हैं जिसपे 30 जून तक सीमा शुल्क को छूट प्रदान की गई है। उनमें से कच्चा ऑयल, एलपीजी या कई ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग उस क्षेत्र से यानी हार्मुज स्ट्रेट से, तो उस पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है 30 जून पर। क्योंकि युद्ध का लंबा खींचना ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित पुस्तक तमिल सिरुका थैगल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एस तमिल सेल्वन। इनका पुस्तक है तमिल सिरुका थैगल। ये साहित्य अकादमी 2025 से सम्मानित है। सीएमएस कोप 15 यानी वन्य जीव संरक्षण सम्मेलन के समापन के बाद अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ब्राजील के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये वन्य जीव संरक्षण के संबंध में ब्राजील के 3 वर्षों के लिए अध्यक्षता सौंपा गया है। 3 अप्रैल 2026 को आयोजित सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। ये बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट में भारत 4-3 से हराया। तो बांग्लादेश ने जीता। बांग्लादेश ने पेनाल्टी शूट में भारत को 4-3 से हराया। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका पे प्रथम स्थान पे रहा? तो कर्नाटका 23 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पे रहा और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन 2025-26 में महिलाओं के लिए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता। ये ओलंपिक में पदक विजेता रही हैं और ये नेशनल शूटिंग चैंपियन 2025-26 में गोल्ड मेडल जीती। 5 मार्च के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर यानी जो 5 मार्च के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के लिए किस राज्य के पुलिस को चुना गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के लिए उड़ीसा राज्य के पुलिस को चुना गया है। वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में है, ये उड़ीसा राज्य से ही आती हैं। मार्च 2026 में किस देश यानी नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बालेन शाह ने शपथ ली है और नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और राजनीति में आते ही सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया इन्होंने और स्कूल कॉलेज में छात्र राजनीति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5वां क्लास तक जो नेपाल के पारंपरिक रूप से जो नंबर दिया जाता है उसे बंद करके उसके ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से दिया जाएगा। जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें राजनीति किसी भी पार्टी के साथ संपर्क नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के रूप में जीरो टॉलरेंस के तहत जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या कई ऐसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो आने के बाद जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर ने किया था उसी प्रकार से बालेन शाह छात्र राजनीति से ही चमके, लेकिन फिर छात्र राजनीति को ही प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, ये लोकतंत्र में बड़े बड़े इतिहास में जो छात्र राजनीति से आए हुए राजनेता होते हैं वो देश की प्रगति में भाग भी लेते हैं, बड़ा आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है और ये नेपाल की जनता के लिए कितना सुखद होता है ये आगामी दिनों में देखी जाएगी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में नशीली दवाओं को तस्करी रोकने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन क्लीन कोस्ट के नाम से एक ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि नशीली दवाओं का बहुत ज्यादा अवैध व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था। तो इसके चलते ऑपरेशन क्लीन कोस्ट के नाम से नौसेना ने अभियान चलाया। किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति हाल ही में
घोषणा की है कि 1 मई 2026 तक सभी भारतीय सैन्य कर्मियों उनके देश से वापस चले जाएंगे। तो ये मालदीव के द्वारा ये घोषणा किया गया है इनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के द्वारा कि 1 मई 2026 तक सभी भारतीय सैन्य कर्मी उनके देश से अपने देश में चले जाएंगे, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के बीच रिश्ता सामान्य रही नहीं है, ये चाइना की ओर झुकाव ज्यादा है इनका। भारत में हर साल 5 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। ये 63वां संस्करण था, 63वां सम्मेलन दिवस मनाया गया। इसका थीम सतत भविष्य के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, यानी आगे आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास करने के लिए समुद्री मार्ग का सेफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रुकावट होने के कारण पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट पे ऑयल, एलपीजी, खाद्य, कई अन्य चीजों में क्राइसिस से जूझ रहा है। तो इसलिए इस वर्ष का जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सतत विकास के लिए सुरक्षित समुद्र मार्ग का होना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में मंगोलिया के 35वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये नयाम ओसुरिल उचराल ने मंगोलिया के 35वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसरो द्वारा अप्रैल 2026 तक लॉन्च व्हीकल के माध्यम से कार्टोसैट 4 उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में है। ये अप्रैल यानी मध्य अप्रैल में इसरो के द्वारा कार्टोसैट 4 उपग्रह लॉन्च करने का तैयारी है। बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये बादलों में भी पृथ्वी पर यानी अर्थ का क्लियर फोटो खींचने में सक्षम है। बेसिकली ये PSLV C16 के द्वारा यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C16 के द्वारा छोड़ा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस सप्ताह का यानी इस वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।